चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंचे हम? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्या करता है? वो क्या बोलता है कि यार नीचे लिखी गई 11 इनकम्स हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी। याद आ रहा है? पहली इनकम हम कंप्लीट कर चुके हैं सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ। कौन सी? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या होता है डिविडेंड? उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे जाती है? वी आर डन विद द सेम। नेक्स्ट इनकम की तरफ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इनकम कौन सी थी? गिफ्ट। सुपर। गिफ्ट सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 मनी / property received without consideration or inadequate consideration। गिफ्ट की टेक्निकल भाषा, आपको कोई चीज मिली बिना कंसिडरेशन के उसे गिफ्ट ही कहते हैं ना। तो इजी लैंग्वेज में विल कॉल इट अ गिफ्ट। अब पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ध्यान से, कंसंट्रेशन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छी खासी चीजें मैं इस सेशन में कवर कर लेता हूँ, थोड़ी सी चीजें रहेंगी इसी प्रोविजन की, वो अगले सेशन में कवर करेंगे। और उसके बाद हम इसका एक बहुत बड़ा सम करने वाले हैं, जो पहले आप करोगे फिर मैं आपको सॉल्व करूंगा। डन? तो आप अच्छे से समझ के बैठे होगे तो ही आपसे सॉल्व होगा, वरना सॉल्व होना भारी पड़ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। पहले गिफ्ट के अलग अलग क्लोजेस होते थे। रिसेंट अमेंडमेंट के बाद एक ही क्लोज आ गया है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10। अब पहले क्या होता था, वो ज्यादा मायने नहीं लगता और जान के कोई खास नॉलेज के लिए इम्पैक्टफुल भी नहीं हो, कोई फायदा भी नहीं करने वाला, तो छोड़ देते हैं। मैं सीधा आपको रिसेंट प्रोविजन की तरफ लेके आ रहा हूँ। क्या कहते हैं, आप कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन, मतलब यू मे बी एन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, HUF, मे बी ए कंपनी, कोई भी हो, और आपको किसी ने गिफ्ट दी जो नीचे लिखी गई 5 कैटेगरीज में से कहीं फॉल कर जाती है। आप कोई भी हो SSC और आपको किसी ने गिफ्ट दी है, जो गिफ्ट कैसी है, जो नीचे बोली गई 5 कैटेगरीज में से कहीं फॉल कर जाती है, तो दैट गिफ्ट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स अंडर द हेड IFOS। एज ऑफ नाउ हमको कितना पता है? बचपन में स्टार्टिंग में मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूँ? 50,000 से ऊपर की गिफ्ट मिले तो टैक्सेबल, इतना तो पता था ना आपको। अब हम इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, छोड़ दो उसको। अब चलिए, आप SSC हो, सबसे पहली सिंपल गिफ्ट आपको कोई क्या दे सकता है? बीइंग अ फ्रेंड मैं आपको रोकड़ गिफ्ट दे सकता हूँ। आपने बोला है छोड़ माल सामान, हमें कैश दे दे, कैश, मजे आएंगे। मैं बोला ठीक है, ये लो आपको एज अ गिफ्ट, मैं आपको कैश देता हूँ, जो चाहिए फिर ले लेना। ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे इवेंट्स आए, आपका बर्थडे आया, आपकी एनिवर्सरी आई, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी इवेंट पे आप अपने दोस्तों से कैश गिफ्ट ले लेते थे। कैश गिफ्ट इज अ कैटेगरी 1 गिफ्ट, पहली कैटेगरी की गिफ्ट। इसमें ये बोला, क्या वो कैश गिफ्ट टैक्सेबल होंगी या नहीं? जरा ध्यान से सुनना। आंसर इज, पूरे साल के दौरान जितनी भी रोकड़ गिफ्ट्स मिली हैं उन सबका टोटल लगाया जाए। पहले दोस्त से मिले 5,000, दूसरे दोस्त से मिले 7,000, तीसरे दोस्त से मिले 7,000 और 19,000 हो गए। चौथे दोस्त, पांचवें दोस्त, सबका टोटल लगा दिया। आंसर केम टू ₹49,000। अब क्या टैक्सेबल होगा? तो कंक्लूजन इज, पूरे साल के दौरान जो भी रोकड़ गिफ्ट मिली, अगर वो 50,000 या उससे कम है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर रोकड़ा 50,000 से ज्यादा है, याद होगा आपको, तो पूरा अमाउंट विल बी टैक्सेबल, ना कि सिर्फ एक्सेस, पूरा अमाउंट विल बी टैक्सेबल। मैंने आपको ये भी बताया था, इंडिया में तो चलता है चांदला सिस्टम। हम 50,000 की बात ही नहीं करते हैं, 50,000, 1 रुपया,
50,000, 111 रुपया, 51,000, ऐसे पे बात करते हैं ना। तो कवर में आपको किसी ने दिया 50,000 और कवर के ऊपर लगा हुआ 1 रुपए का सिक्का, तो ये 50,000 से ऊपर की गिफ्ट हो गई, पूरी टैक्सेबल होगी पूरी। समझ पा रहे हो ना दोस्तों? तो दिस हाउ कैटेगरी 1 गिफ्ट विल वर्क आउट। ये आपकी पहली कैटेगरी। अब सिचुएशन नंबर 2 या कैटेगरी नंबर 2, ये कैटेगरी 5 आप किसी भी ऑर्डर में बना सकते हो, जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में आपको लिखनी है। तो मैं बुक से ऑर्डर को चेंज करूंगा, बुक वाले ऑर्डर से नहीं जा रहा हूँ, मैं अलग ऑर्डर से पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप इजीली लिंक अप कर पाओ चीजों को। अब आपने बोला यार, आपने सोचा कैश पे गिफ्ट्स ले रहे हैं तो टैक्स भरना पड़ रहा है, 50,000 से ऊपर की गिफ्ट मिल गई, तो क्या किया जाए? अब आपने उन्हीं दोस्तों को बोला, देखो यार, हर एक इंसान का कहीं ना कहीं पर टारगेट तो सेट होता है ना, यहाँ से पैसा आएगा तो मोबाइल ले लूंगा, यहाँ पैसा आएगा तो घड़ी ले लूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा। हमारा कहीं ना कहीं पर जो फंड आने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं पर हम कमिट कर चुके हैं मनी मन। हमने सोचा यार देख, कैश ले रहे हैं तो टैक्स भरना पड़ रहा है, क्यों ना जो दोस्त लोग मुझे गिफ्ट देने वाले हैं उन्हें जाके मैं बोल दूं रोकड़ा मत दे, वो चीज ही लेके सीधा दे दें। आप जो चीज आप लेना चाहते हो वही चीज मैं आपको डायरेक्ट दे दूं। तो आपने अलग अलग दोस्तों से अलग अलग चीजें डिमांड कर ली। किसी को बोला कि मुझे सोने की चेन चाहिए, किसी को बोला कि एक बड़े पेंटर की, आर्टिस्ट की ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो पेंटिंग चाहिए मुझे अपने रूम में सजा के रखने के लिए। किसी को आपने बोला किसी कंपनी के शेयर्स चाहिए। ऐसी गिफ्ट भी कोई मांगता होगा क्या? हाँ मांगते, हम मांगते हैं, शेयर्स चाहिए, बर्थडे पे मेरे को रिलायंस कंपनी के शेयर चाहिए। एक सीए को तो ऐसी गिफ्ट मांगना शोभा देता है। चलो, तो व्हाट हैपेंड, आपने अलग अलग दोस्तों से अलग अलग गिफ्ट्स ली। ये कैटेगरी क्या सेट होती है? मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड एज गिफ्ट, दैट टू विदाउट कंसीडरेशन। मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन गिफ्ट तो सही बोलते हैं ना आमतौर पे हम। तो आपको दोस्त नंबर पहला देके गया शेयर्स, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 25,000। दोस्त नंबर दूसरा आपको देके गया कोई तो ज्वेलरी आइटम, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 15,000। दोस्त नंबर 3 आपको कोई बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग देके गया, मार्केट वैल्यू थी 14,500। एग्जाम्पल है, भावुक मत होना, बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग का 14,500 की होती है, ठीक है ना, एग्जाम्पल है। डन डन। तो अब क्या करेंगे हम, कैसे सेटल करेंगे टैक्सेबिलिटी? तो आपको यहाँ देखने का, आपको जो चीजें मिली है उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। अच्छा, इंडिविजुअली फेयर मार्केट वैल्यू चेक करें या जितनी भी गिफ्ट्स मिली उनका टोटल लगाएं? आंसर इज सारी गिफ्ट्स का टोटल लगाया जाए। जैसे कैश में करा था ना, ऐसे ही 25, 15, 40, 14,500, 54,500, मतलब टोटल कितने रुपए की गिफ्ट पूरे साल में मिल गई, टोटल लगा देने का फेयर मार्केट वैल्यू। 54,500 की चीजें मिल गई। क्या ये अमाउंट 50,000 से ज्यादा है? जी हाँ, पूरी अमाउंट विल बी टैक्सेबल। 54,500 विल बी योर इनकम, जो इस हेड में टैक्सेबल होगी। अगर दिस अमाउंट वुड हैव बीन 49,000, 50,000 से कम होती है अमाउंट, एक भी रुपया टैक्सेबल नहीं होता इस कैटेगरी में, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। इजी है ना दोस्तों, समझ पा रहे हो ना? मस्त है, सेट करते जाओ, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे आगे आपने सोचा यार कैश लिया तो फंसे, मूवेबल प्रॉपर्टीज ली तो भी फंस रहे हैं, अब क्या किया जाए? आपने करी चालाकी। चालाकी क्या करी पता है आपने? पहले दोस्त ने अभी अभी क्या दिया था? शेयर्स। कितने रुपए के? 25,000 रुपए के। आपने बोला मुझे शेयर देना, पर हमसे कुछ ना कुछ कंसीडरेशन लेना जरूर, मुफ्त में मत देना। मतलब जैसे ही मैंने आपको शेयर्स दिए
आपने नॉमिनल सी अमाउंट मुझे एज अ कंसिडरेशन पे कर दी। लेट से 1,000 रुपए आपने दे दिए, मतलब 25,000 रुपए की चीज ली, 1,000 रुपए मुझे एज अ कंसिडरेशन दे दिए। अब सरकार जब आएगी ना ये बोल के कि भैया तुझे तो गिफ्ट मिली है, तो आप क्या करोगे चालाकी पता है? सरकार को कहोगे गिफ्ट क्या होती है? मुफ्त में मिली हुई चीज। आमतौर पे तो गिफ्ट वही होती है ना जो विदाउट कंसिडरेशन मिले। यार ये तो शेयर्स हमें गिफ्ट नहीं मिले हैं, हमने खरीदे हैं 1,000 रुपए चुका के खरीदे हैं। ये तो मेरे दोस्त की इच्छा, उसने कितने रुपए में भी दे दिए, 25,000 के शेयर्स थे, उसकी मर्जी, उसने 1,000 में दिए। तो ये गिफ्ट नहीं है, ये मैंने खरीदे। आपने सरकार को ये दुहाई दी, तो सरकार भी कंफ्यूज हुई है। बात तो आपकी वैलिड थी और आपने सारे दोस्तों के साथ ऐसे किया, ये तो फिर भी आप थोड़ी इज्जत रख रहे थे। एक बार ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया ना, तो दूसरे दोस्त को आपने क्या बोला था, क्या मांगा, तो दूसरे दोस्त ने आपको क्या दिया था, यहाँ पे ज्वेलरी 15,000 की, उसको आपने 500 रुपए कंसिडरेशन दे दी। और आपने सरकार को बोला गिफ्ट थोड़ी है, हमने तो 500 रुपए देके खरीदी है, उसकी चीज उसने बेची, कितने में बेचे उसकी मर्जी। गिफ्ट तो विदाउट कंसिडरेशन होती है, ये तो हमने खरीदारी करी है, थोड़ी इज्जत रखी, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ। अब तो आप कैसी हरकतों पे उतर है आपको पता है? तीसरे दोस्त ने क्या दिया आपको, पेंटिंग 14,500 की, आपने उसको रुपया दिया, 1 रुपया। सरकार को आपने बोला हमने तो खरीदी है, ये तो उसकी चीज है, हमने 1 रुपया दिया है, कंसिडरेशन तो दिया है हमने, उसको इतने में बेचनी है, उसकी इच्छा, गिफ्ट तो मुफ्त होती है। अब सरकार को ये चीजें समझ आने लगी कि भैया ये तो गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं दिखावे के लिए, नॉमिनल सी कंसिडरेशन दे। तो सरकार ने क्या करा, कैटेगरी तीसरी बना दी और तीसरी कैटेगरी में लिखा अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो उसे भी गिफ्ट का नाम दिया जाएगा। कैटेगरी 2 क्या थी, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली विदाउट कंसिडरेशन, तो गिफ्ट थी, आपको भी समझ आ रहा था। बट अब मूवेबल प्रॉपर्टी मिली विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो भी वो गिफ्ट है, तो भी वो गिफ्ट है। और ये कैटेगरी 3 कैसे टैक्सेबल होगी, तो देखो दोस्त से मिले शेयर्स की एफएमवी कितनी, 25, कंसीडरेशन कितना, 1,000, तो गिफ्ट वैल्यू कितनी हो गई, मतलब आपको मजा कितना रुपए का आया, 24,000। दिस विल बी योर गिफ्ट वैल्यू। फिर सेकंड, ज्वेलरी 15,500 दिया, 14,500 गिफ्ट वैल्यू। तीसरा पेंटिंग 14,500 थी, 1 रुपया आपने दिया तो 14,499, ये गिफ्ट वैल्यू। गिफ्ट वैल्यूज का टोटल लगाने का दोस्तों, अगर टोटल 50,000 से ज्यादा आता है पूरी अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ध्यान रखने वाली बात ये दोस्तों, ये पहले दोस्त ने जो गिफ्ट दी वो तो 50 से कम थी, दूसरे ने दी वो 50 से कम थी, तीसरे ने दी वो 50 से कम थी, तो टैक्स नहीं भरने का, या पहले दूसरे तीसरे ने मिला के जो गिफ्ट दी सब तो मिला के 50 से ऊपर है तो टैक्स भरने का। तो आंसर इज ऑल ट्रांजैक्शंस का टोटल लगाने का, सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं, सारे ट्रांजैक्शंस का टोटल बेनिफिट वैल्यू लेने की। इफ 50,000 से ज्यादा है टैक्सेबल। गेटिंग इट? अब यहां एक बात मान दो, कैटेगरी 2 और 3 क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टीज जो गिफ्ट में मिली, मूवेबल प्रॉपर्टीज। व्हाट डू यू मीन बाय मूवेबल प्रॉपर्टीज? मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इस सेक्शन के लिए, इस सब सेक्शन, इस क्लोज के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय मूवेबल प्रॉपर्टी? तो मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स शेयर्स and securities, jewelry, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any other work related
मतलब आप बोल सकते हो शेयर्स, ज्वेलरी, एनी वर्क रिलेटेड टू आर्ट, दीज ऑल आर आर्टिस्टिक वर्क्स। कैटेगरी तो आर्टिस्टिक वर्क्स की है। ये मैंने शॉर्ट में इसके लिए लिखा, आपके पास बुक पे तो अच्छे से लिखा हुआ ही है ना। आपके पास बुक में जहाँ ये सेक्शन पढ़ोगे ना, उस पेज पे बिल्कुल नीचे, पेज के बिल्कुल नीचे छोटे फॉन्ट्स में मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स ये, मायने समझना। देखा जाए तो कंप्यूटर मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मैंने आपको गिफ्ट में कंप्यूटर दिया ना, तो इस सेक्शन के हिसाब से वो गिफ्ट माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी इन द आईज ऑफ दिस सेक्शन मीन्स यही चीज है। इसके अलावा कुछ और मूवेबल प्रॉपर्टी हो ही नहीं। मैंने आपको घड़ी गिफ्ट में दे दी, मैंने आपको मोबाइल गिफ्ट में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टीज कहलाएंगे ही नहीं। समझ पड़ रहा है आपको? यू हैव टू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना प्लीज। हटा रहा हूं मैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला थॉट क्या होगा, समझ पा रहे हो ना? रोकड़ा लिया कैटेगरी 1 तो टैक्सेबल हो गया। कैटेगरी 2 मूवेबल प्रॉपर्टी ली एज अ गिफ्ट बोले तो विदाउट कंसिडरेशन तो गए। तीसरी कैटेगरी मूवेबल प्रॉपर्टी ली विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो भी गए। चौथी कैटेगरी, अब आपने अपने दोस्तों को बोला भैया रोकड़ा और मूवेबल प्रॉपर्टी की बात ही मत करना, ठीक है, जमीन पे आओ और घरों पे आओ, कंस्ट्रक्शंस पे आओ और लैंड पे आओ। मतलब आप हमें गिफ्ट में लैंड दीजिए, बिल्डिंग दीजिए या दोनों दीजिए। ज्यादा मेहरबान हो तो दोनों दीजिए, मेहरबान से ज्यादा धनवान हो, दोनों दीजिए। तो अब आपने अपने दोस्तों से इमूवेबल प्रॉपर्टीज लेना स्टार्ट किया। तो अब तक तो ये कैटेगरी थी ही नहीं, तो अब यार इसके बारे में भी सरकार को थॉट आया कि हाँ यार ये भी तो गिफ्ट ले रहे हैं लोग, टैक्सेबल हो ही नहीं पा रहा है। तो इसको टैक्सेबल करने के लिए बनाई गई चौथी कैटेगरी। और उसमें क्या लिखा गया, अब उसको समझना। यहाँ थोड़ा चेंज है, उस चेंज को एनालाइज करना जरूर। हम सेशन में बैठे हैं, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया, खुश हुए हम आपसे, और हमने आपको जमीन लिख के दे दी एक। उसके बाद आपका इस साल में जन्मदिन था, आपके किसी फ्रेंड ने आपको एक बिल्डिंग लिख के दे दी। कोई और इवेंट था, किसी और दोस्त ने आपको एक और जमीन का टुकड़ा दे दिया। अब कैसे कैटेगरी 4 काम करेगी? कैटेगरी 4 क्या बोलती पता है? अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टीज गिफ्ट में मिली है ना, बताओ दोस्तों, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यू आंकने का सही पैरामीटर कौन सा होता है? हमने कैपिटल गेन्स में किया है। कम ऑन, इमूवेबल प्रॉपर्टीज आए तो आपके दिमाग में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? फेयर मार्केट वैल्यू या स्टैंप वैल्यू? सुपर, याद आ रहा है आपको? इमूवेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज आंकने का सबसे बढ़िया तरीका होता है स्टैंप वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो क्लास में जो मैंने जमीन का टुकड़ा दिया ना, उसकी स्टैंप वैल्यू देखी जाए। स्टैंप वैल्यू केम टू 55,000। क्या 50,000 से ज्यादा है वैल्यू? बिल्कुल, पूरे 55,000 आपकी इनकम मानी जाएगी। जन्मदिन पे आपको किसी दोस्त ने बिल्डिंग दे दी, वैल्यू आंकी जाए, स्टैंप वैल्यू आंकी जाए, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, स्टैंप वैल्यू ही विश्वसनीय वैल्यू होती है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए। अब उसकी वैल्यू थी 75,000, क्या 50,000 से ज्यादा थी? पूरी 75,000 टैक्सेबल। तीसरा कोई तो इवेंट था, तो एक और दोस्त ने आपको जमीन का टुकड़ा दिया, स्टैंप वैल्यू देखी जाए, उसकी स्टैंप वैल्यू केम टू 35,000। 50,000 से ज्यादा है, कम है, नहीं होगी टैक्सेबल ये। हाँ, आई होप आप समझ पाए फर्क क्या था। 2 फर्क थे। एक तो गिफ्ट की वैल्यू आंकने का पैरामीटर एफएमवी नहीं है, यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ये तो समझ ही पाए। दूसरा बड़ा फर्क क्या था पता है? अब तक की कैटेगरीज में हम पूरे साल में मिले सारी गिफ्ट्स का टोटल लगा के देखते थे, 50 से बड़ा या गिरा, है ना? जबकि व्हेन इट इज अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टीज, आप सिंगल ट्रांजैक्शन की वैल्यूज चेक करेंगे।
पहला ट्रांजैक्शन क्या 50 से ऊपर है, टैक्सेबल। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या 50 से ऊपर स्टैम्प वैल्यू है, टैक्सेबल। तीसरा 50 से कम, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। एक ट्रांजैक्शन की वैल्यूज को आंकेंगे, क्योंकि वैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, इनकी वैल्यूज वैसे ही बड़ी होती है, सब मर्ज करके देखने की जरूरत नहीं है। तो इकलौता ट्रांजैक्शन ही अपने आप में आपको चेक करके टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल करते जाने का ये अच्छा फर्क है, जो ध्यान रखिए। आगे आखिरी कैटेगरी आपने गेस कर ही लिया होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज मुफ्त में ले रहे हो तो टैक्स स्लॉट में आ जा रहे हो। तो अब आप दोस्तों को क्या बोलोगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे पर मुफ्त में मत दे, छोटी सी नॉमिनल सी कंसीडरेशन ले ले कि हम सरकार को बोल पाए कि भैया ये गिफ्ट नहीं है, ये तो हमने खरीदी है। हाँ 55,000 का प्लॉट है, हमने 1,000 रुपए भरे हैं, उसकी चीज उसने बेची, जितने में भी उसकी इच्छा वो बेचेगा, ऐसा हम सरकार को बोल पाए, गिफ्ट तो मुफ्त की होती। तो इसके लिए आपने नॉमिनल कंसीडरेशंस देके इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदना स्टार्ट किया। तो कैटेगरी नेक्स्ट क्या बनती है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड विथ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, विथ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, या बोल सकते हो विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, एक ही बात। तो प्रॉपर्टीज तो मिली बट एडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं दिया, लेस कंसीडरेशन पे आपको प्रॉपर्टीज मिली। तो अब आपको कैसे चेक करने का, दोस्तों मैं ऐसा मानता हूं कि आप कैपिटल गेन्स का सेक्शन 50C वो जंतरी वैल्यू वाला सेक्शन हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर, आपको याद होगा, जहां हम वो 105% वाले कुछ झमेले करते थे, याद है? आ रहा है यार? सुपर, वेरी गुड, हटा रहा हूं मैं, बस वही नॉलेज यहाँ पे अप्लाई होगा, वो नॉलेज यहाँ अप्लाई होगा, मैं आपको सेट करवाता हूँ। चलिए दोस्त नंबर पहला दिया, प्लॉट ऑफ लैंड, एक्चुअल कंसीडरेशन, आपने कितने रुपए में खरीदा ये, आपने 100 रुपए देके प्लॉट खरीद लिया, इसकी स्टैंप वैल्यू कितनी है, स्टैंप वैल्यू 150, मतलब देखा जाए तो 150 की चीज आपने 100 में खरीदी, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन बोल सकता हूँ ना मैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बेनिफिट कितने रुपए का हुआ है आपको, 50 रुपए का। बट आप सीधा ऐसे कूद नहीं पड़ोगे, यहाँ पे आपको यहाँ क्या देखना है, आपको याद है 5% जितना फ्लक्चुएशन होगा ना, इट विल डू, 5% तक की चोरी होगी ना, सरकार एक्सेप्ट कर लेगी इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में। तो आपको क्या करने का, एक्चुअल कंसीडरेशन 100 रुपया है, 105% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन मतलब 105। अगर स्टैंप वैल्यू 105 रुपया या उससे कम है, चल जाएगा, मतलब स्टैंप वैल्यू 105 थी, एक्चुअल कंसीडरेशन 100 थी, तो आपका लफड़ा 5 रुपए का ही, 5% ही, माफ, इग्नोर। एक्चुअल स्टैंप वैल्यू 104 है, आपका एक्चुअल कंसीडरेशन 100 है, ठीक है, फ्लक्चुएशन 5% से कम है, चल जाएगा। तो देखो आपने दिए 100 रुपए, स्टैंप वैल्यू इसका 105%, 105 तक होगा चलेगा, बट यहाँ तो स्टैंप वैल्यू 150 है, विच मीन्स लफड़ा इससे ज्यादा बड़ा है, 5 रुपए से ज्यादा बड़ा है, एक्चुअली लफड़ा इज 50 रुपए का। तो तुम चोर तो हो, चोर हो तुम, ये सेक्शन अट्रैक्ट हुआ, पर अब क्या टैक्स भरना पड़ेगा, क्या टैक्स भरना पड़ेगा? तो बोलते हैं ये, अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपयों से ज्यादा है तो ये तो टैक्स भरना है। तो यहाँ तो गिफ्ट की वैल्यू 50 रुपीज है, क्या टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। फिर ट्राई करना, एक और प्लॉट मिला, 100 रुपए आपने कंसीडरेशन दिए थे,
इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 104.5 है। जितने आपने भरे हैं रुपए उसके 105% तक कीमत हुई चल जाएगा। मतलब स्टैंप वैल्यू 105 या उससे कम हुई एक्सेप्टेबल, कम ही है, विच मीन्स योर टोटल लफड़ा इज लेस देन 5%। तुम चोर ही नहीं कहलाओ, मतलब ये तुम्हारी गिफ्ट ही नहीं कहलाई। जाओ जो करना है करो, बाढ़ में, मतलब ये गिफ्ट ही नहीं है। टैक्सेबिलिटी की तो सवाल दूर, वैल्यूज बड़ी कर रहा हूं। तुम बिल्डिंग मिली दोस्तों, बिल्डिंग मिली, कैलसी उठाओ। $1,10,000 आपने भरे, इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 1,19,500। बताओ क्या करेंगे, कैलसी उठा लूं मैं भी? मतलब वैसे तो आपको फायदा 9,500 का हुआ है, बट सीधा नहीं कूदो। 1,10,000 का 105% कीजिए, कम्स टू 1,15,500। मतलब स्टैंप वैल्यू 1,15,500 या उससे कम हुई चल जाएगा, पर स्टैंप वैल्यू तो ज्यादा है। मतलब आपका लफड़ा इतने रुपए का होता ना तो चलता, बट आपका लफड़ा बड़ा है, इससे नहीं चलेगा। तो गिफ्ट तो मिली है, चोर तो हो, कितने रुपए के चोर हो? इतनी की चीज इतने में मिल गई, मतलब 9,500 के चोर हो। 1,19,500 ऐसे 10 9,500 के चोर हो, क्योंकि 9,500 50,000 रुपए से कम है, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। समझ आया होगा, ऐसा मान रहे हैं हम। प्लॉट 40 लाख रुपए चुका है और इसकी स्टैंप वैल्यू है 41,81,000। इसके 105% तक स्टैंप वैल्यू होगी चलेगी। 42 लाख तक स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी, मतलब आपने भरा है इतना, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 42 लाख तक है, 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है आपको, चल जाएगा। 5% चल जाएगा, बट आपको फायदा तो 5% से भी कम हुआ है, मतलब आप चोरिज नहीं बोले जाओगे, चोरिज नहीं हो आप, कोई नहीं चोर। गिफ्ट की बात तो दूर की। इसी को आगे बढ़ाओ। 5th 40 लाख भरे हैं और इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 45 लाख। आपका लफड़ा अगर 2 लाख का है चलेगा, बट आपका लफड़ा तो यहाँ 5 का है भाई। एक्चुअल कंसीडरेशन के 105% तक स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, चलेगा, बट स्टैंप वैल्यू तो उससे भी ज्यादा निकली। तो आपको तो 45 लाख की चीज 40 में मिली है, विच मीन्स चोर तो हो। कितने रुपए की चोरी या गिफ्ट मिली है? 5 लाख रुपयों की। क्या टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं? चेक करने का, क्या 5 लाख 50,000 रुपये से ज़्यादा है? जी हाँ, तो आपको इस अमाउंट पे टैक्स करना पड़ेगा। दोस्तों समझ पा रहे हो? ऐसा मान रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें हमने 50C में भी ऐसा कुछ किया था, आपको याद ज़रूर आ रहा होगा। बड़ी बात ये याद रखना, सारे ट्रांजेक्शन्स का टोटल लगा के नहीं देखा जाता है, अकेला अकेला ट्रांजेक्शन। क्योंकि 50,000 से कम है, टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 50,000 से कम है, टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 50,000 से ज़्यादा है, टैक्स भरेंगे। अच्छा, इस वाले में तो गिफ्ट ही नहीं है, ऐसा माना जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोविजन था। ये हुई आपकी 5वीं कैटेगरी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर हम सेट करें तो क्या होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में? या तो लैंड, या तो बिल्डिंग, या तो दोनों साथ में। तो बस इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये। एक हिस्सा डन। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 फटाफट रिवाइज करो। क्या बोलता है? गिफ्ट मिली
इजी लैंग्वेज में गिफ्ट मिली तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे जाएगी? टेक्निकल भाषा में या तो मनी, मनी मतलब कैश, या तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मिली, रिसीट विदाउट कंसिडरेशन, ये तो प्योर गिफ्ट हुई ना। गिफ्ट, प्योर गिफ्ट क्या होती है? कोई आपको ऐसे ही देके जाए, बदले में कुछ लेना। और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इससे भी गिफ्ट माना गया है। अब आप सेक्शन के टाइटल को एकदम बैंग ऑन समझ पा रहे होंगे। आप पहली बार जब पढ़ा था उसके कंपैरिजन में अब आपको समझ आ रहा होगा। तो मैंने बोला भैया बताओ फिर क्या बोलना चाहते हो? तो ये सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 बड़ी सिंपल सी चीज बोलता है, आप चाहे कोई भी होते होंगे, कोई भी पर्सन हो, अगर आपको गिफ्ट मिली है, गिफ्ट के मायने क्या हो जाते हैं? मुफ्त में मिली हुई चीज या सस्ते में मिली हुई चीज, तो आप यहाँ टैक्सेबिलिटी के अंडर आ जाते हैं। मैंने बोला कैसे? तो इन्होंने बोला अगर आप 5 में से किसी भी कैटेगरी में फॉल हो गए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने बोला बताओ फिर 5 कैटेगरी। पहला बोला अगर आपको रोकड़ गिफ्ट मिली है, रोकड़ गिफ्ट तो पूरे साल में मिली हुई रोकड़ गिफ्ट का टोटल लगाया जाए, 50,000 से ज्यादा है तो पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी, 50,000 से कम है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। कैटेगरी 2, आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, आपको मिली है मूवेबल प्रॉपर्टी मुफ्त में, तो पूरी मूवेबल प्रॉपर्टीज की एफएमवी का टोटल लगाया जाएगा। पूरी मूवेबल प्रॉपर्टीज की एफएमवी का टोटल लगाया जाएगा। अगर एफएमवी 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, वरना कुछ भी नहीं। तीसरी, मूवेबल प्रॉपर्टी लेस कंसीडरेशन, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, तो देखा जाएगा इतने की एफएमवी, इतने रुपए भरे, बेनिफिट कितने का, बेनिफिट 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 सारे ट्रांजैक्शंस के बेनिफिट्स का टोटल लगाया जाए, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, वरना नहीं टैक्सेबल। अच्छा, पर मूवेबल प्रॉपर्टीज मानी कौन सी जाएंगी? सिर्फ वही जो यहाँ बोली गई है, सिर्फ वही। कौन सी? शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, एनी वर्क रिलेटेड टू आर्ट, यू मे से, and to be very specific, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any other work related to art. आगे चलते हैं। चौथी कैटेगरी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, मुफ्त में मिली, स्टैम्प वैल्यू देखो, स्टैम्प वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है पूरी अमाउंट टैक्सेबल, कम है कुछ भी टैक्सेबल नहीं। इकलौता ट्रांजैक्शन चेक करते जाने का। पांचवी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, लेस कंसीडरेशन, तो क्या चेक करने का? आपने कितने रुपए भरे, उसके 105% तक स्टैम्प वैल्यू है, विल डू, फ्लक्चुएशन इतना है चलेगा, बट स्टैम्प वैल्यू 105% से भी ज्यादा है तो तुम 5% से बड़े चोर हो, तो वो वैल्यू गिफ्ट मानी जाएगी, गिफ्ट मानी जाएगी। पर क्या टैक्स भरना पड़ेगा? तो ही अगर वो गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ऊपर की हो तो, वरना नहीं। छोटे चोरों माफ। समझ पड़ा? अब यहां तक अच्छे से ग्रैस्प कीजिए। उसके बाद मैं अब क्या बताऊंगा आपको अगले सेशन में, कुछ सिचुएशंस में या कुछ लोगों से मिली हुई गिफ्ट्स टोटली एग्जेम्प्टेड है अंडर द एक्ट। जैसे कि शादी ब्याह के मौके पे आपकी शादी हो रही है, गिफ्ट मिली, एग्जेम्प्टेड। रिश्तेदारों से गिफ्ट मिली, एग्जेम्प्टेड। तो कुछ लोगों से मिली गिफ्ट या कुछ मौकों पे मिली गिफ्ट आर टोटली एग्जेम्प्टेड। तो कब कम यार करोड़ों रुपए की भी गिफ्ट मिली ना एग्जेम्प्टेड, उन सिचुएशंस में, तो वो सिचुएशंस में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अगले सेशन में वो करते हैं। बट यहां तक ग्रैस्प करने के बाद, ये सेशन नंबर कौन सा था दोस्तों हमारा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये था सेशन नंबर 7, सेशन नंबर 7वां हमने किया। ओके, थैंक यू।